So students, we are back here with our part 2 from the interview. So first part में हमने बताया था कि कैसे जो राइटर है वो he talks about the pros and cons of the interview. इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू. सभी लोग इसको जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंटरव्यू देते रहते हैं, बट स्टिल उनके जो व्यूज़ हैं वो वेरी करते हैं. तो ये सब इन्होंने फर्स्ट पार्ट में दिया था कि लेकिन इसके बावजूद भी इंटरव्यू को सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है. अब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें इन्होंने एक इंटरव्यू को दिखाया है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट सेकंड. एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, अम्बर्टो इको. अब अम्बर्टो इको का ये इंटरव्यू है. तो इन्होंने जो लाइन कही है इसके अंदर, इन्होंने इसको बाहर आउटलाइन में दिखाया है कि मैं वो प्रोफेसर हूँ जो संडेज को, इट मीन्स फालतू टाइम में, लेज़र टाइम में नॉवेल्स लिखता हूँ. The following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from The Hindu. Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation such as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. Literary fiction, academic texts, essays, children's books, newspaper articles, his written output is staggeringly large and wide-ranging. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. अब अगर हम इस पैसेज की बात करें तो ये एक्सट्रैक्ट, ये जो अम्बर्टो इको का जो इंटरव्यू है ये लिया गया है अम्बर्टो इको के इंटरव्यू से. और इंटरव्यू लेने वाले हैं मुकुंद पद्मनाभन जो कि द हिंदू से हैं. अम्बर्टो इको बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में जो इटली में है वहाँ प्रोफेसर हैं और उन्होंने एक काफ़ी महत्वपूर्ण ओहदा जो है, अपनी एक महत्वपूर्ण रेपुटेशन जो है, ठीक है, फॉर्मिडेबल वैसे होता है विद फियर, लेकिन उन्होंने एक ऐसी रेपुटेशन प्राप्त की एक स्कॉलर, एक विद्वान के रूप में अपने उन विचारों के लिए जो कि चिन्हों से रिलेटेड जो इनकी भाषा है, सिम्योटिक्स पे, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, साहित्य के अंदर इनका जो इंटरेस्ट है, मिडिवल एस्थेटिक्स, मध्यकाल के अंदर जो सौंदर्य बोधात्मकता है उसके लिए, बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन. इससे पहले कि जब वो कहानियाँ लिखने बैठे या फिक्शन उन्होंने लिखा, तो फिक्शन लिखने से बहुत समय पहले इन्होंने अलग अलग साइंस इन चिन्हों के बारे में, तो स्टडी ऑफ साइंस, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, मिडिवल एस्थेटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा है. चिल्ड्रंस बुक्स, newspaper articles, literary fiction, academic text, essays, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, तो ये इन्होंने दिया है कि लिटरेचर में जितने भी फिक्शंस इन्होंने लिखे हैं, इनके जितने भी टेक्स्ट्स हैं, जितने भी एसेज हैं, या बच्चों के लिए जो किताबें हैं, या न्यूज़पेपर जो आर्टिकल्स हैं, मतलब अगर हम इनके रिटन आउटपुट को देखें, रिटन आउटपुट को इन्होंने जितने भी इन्होंने आर्टिकल्स वगैरह हैं, एसेज वगैरह हैं, जो कुछ इन्होंने लिखा है, वो बुक्स हैं, पेजेस हैं, तो वो जो रेंज है, आउटपुट है इनकी लिखने की, स्टैगरिंगली लार्ज, वो एस्टोनिशिंगली, हैरान करने वाले तरीके से एकदम बहुत बड़ी है एंड वाइड रेंजिंग, और काफ़ी वैरायटी है उसकी, विस्तृत है. इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम. अब बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअल उसमें ये एकदम से सुपरस्टार बन गए थे 1980 में, जब इनका नोवेल प्रकाशित हुआ था और उसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, जिसकी 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ जो है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स, तो 10 मिलियन कॉपीज़ जो थी वो उनकी सोल्ड हुई थी इस टाइम पे. तो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं. जैसे मुकुंद इनसे क्वेश्चन पूछते हैं. द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉयज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज. ही मीन्स इको डज. तो इन्होंने पूछा है कि एक बार इंग्लिश नॉवलिस्ट और जो विद्वान थे डेविड लॉयज, उन्होंने भी टिप्पणी की है कि मुझे समझ नहीं आता कि एक आदमी इतने सारे काम, क्योंकि ऊपर इन्होंने बताया है कि फ़िक्शन भी है, एकेडमिक टेक्स्ट्स भी हैं, एसेज भी हैं, चिल्ड्रन बुक्स भी हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी हैं, और फेमस जो हुए हैं वो इनका नोवेल है. तो मुकुंद ने जब ये क्वेश्चन पुटअप किया डेविड लॉयज का सहारा लेते हुए, जिन्होंने पहले कहा था कि समझ नहीं आता कि एक इंसान इतने सारे काम कैसे कर सकता है जैसे इको करते हैं, तो अम्बर्टो इको उसका बहुत ही ईमानदारी से एक सिंपल सा जवाब देते हैं. मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग. अब इन्होंने कहा कि हो सकता है कि इम्प्रेशन जो है कुछ ऐसा जाता है लोगों के मन में कि मैं बहुत सारा काम करता हूँ, लेकिन अगर एंड में अगर मैं एक बात कहूँ तो मैं संतुष्ट हूँ इस चीज़ से कि मैं हमेशा एक ही चीज़ करता हूँ. अब मुकुंद कहते हैं विच इज़, वो कौन सी है.
Amber to Eco, now that is more difficult to explain. I have some philosophical interests and I pursue them through my academic work and my novels. तो ये कहते हैं कि ये और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्सप्लेन करना कि वो कौन सी चीज़ है, क्योंकि मेरे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, दर्शन शास्त्र के अंदर इनकी रुचि है, और ये कहते हैं कि मैं उस चीज़ को जारी रखता हूँ। मेरे जितने भी शिक्षा संबंधी कार्य हैं उनके अंदर, जितने भी मेरे नॉवेल्स हैं उन सब में वो फिलोसफिकल इंटरेस्ट दिखता है। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। इवन बच्चों के लिए भी जो मैंने किताबें लिखी हैं वो अहिंसा और शांति के बारे में। यू सी द सेम बंच ऑफ इथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट। तो तुम देखोगे कि वही एक ब्रांच है, मतलब उसके अंदर वही सारी चीज़ें हैं, इथिकल मीन्स मॉरल वैल्यूज़ हैं या फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं, तो वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं उसी चीज़ को बार बार लिखता हूँ। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और फिर एक सीक्रेट और भी है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स। अभी क्या कहते हैं कि क्या आप जानते कि क्या होगा? इट मीन्स जो भी अगर आप एलिमिनेट करोगे, इट मीन्स आप हटा देते, आप रिमूव कर देते हो उस खाली जगह को जो पूरे यूनिवर्स में है। इट मीन्स पूरे यूनिवर्स से अगर हम एम्प्टी स्पेस को हटा दें तो क्या होगा? एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उनके प्रत्येक मतलब उनके बीच में जो जगह है उसको भी हटा दिया जाए, छोटे छोटे जो स्पेसेस हैं उन सबको हटा दिया जाए, तो क्या होगा? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो जो यूनिवर्स है वो मुट्ठी भर रह जाएगा, मतलब तो मेरी मुट्ठी जितना हो जाएगा सारा स्पेस। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। और वैसे ही ठीक जैसे पूरा ब्रह्मांड जो है उसी गुड़कर के मुट्ठी भर रह जाएगा, इसी प्रकार से हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होती हैं। आई कॉल देम इंटरस्टिसेस, मैं उनको इंटरस्टिसेस बोलता हूँ। इंटरस्टिसेस मतलब स्मॉल क्रैक्स या स्पेसेस, तो मैं उनको इंटरवल्स बोलता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मान लो कि आप मेरे घर में आ रहे हैं, यू आर इन एन एलिवेटर, आप एक लिफ्ट के अंदर हैं, एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू, और जबकि आप ऊपर आ रहे हैं आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज इंटरस्टिस, एन एम्प्टी स्पेस। तो ये एक खाली टाइम है जब मैं आपका वेट कर रहा हूँ, तो एक एम्प्टी स्पेस है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। तो इस प्रकार के जो एम्प्टी स्पेसेस मिलते हैं, मीन्स जब भी टाइम मिलता है मैं उसमें काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, जबकि मैं वेट कर रहा हूँ कि आपकी लिफ्ट जो है फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक पहुँचे, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। तो इस टाइम के दौरान यूटिलाइज़ करते हुए उस टाइम को मैंने एक आर्टिकल लिख दिया है। लाफ्स, हंसते हैं। इट मीन्स ही इज़ सो कीन टुवर्ड्स हिज या टुवर्ड्स टाइम मैनेजमेंट। आप ये समझिए कि टाइम मैनेजमेंट इनका इतना अच्छा है कि थोड़ा सा भी टाइम मिलते ही वो उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मुकुंद, अब मुकुंद कहते हैं नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, कि निसंदेह हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। कि आपने जितने भी नॉन फिक्शनल वर्क्स लिखे हैं या आपके जितने स्कॉलरली वर्क्स हैं उन सब के अंदर एक विनोदशीलता है, एक अपना पर्सनल गुण है उनके अंदर। इट्स ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। अब वो बताते हैं कि आमतौर पर जैसे जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल होता है जो लोगों का जो लिखते हैं लगातार, तो उनका क्या होता है कि डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, कि वो लोग डल बोरिंग लिखते हैं। ठीक है, तो वो उस स्टाइल को छोड़ कर के आपका जो लिखने की जो शैली है वो मार्क डिपार्चर एकदम डिफरेंट है उन लोगों से जो रूटीन में लिखते हैं। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज़ इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू। अब ये पूछते हैं कि क्या आपने जानबूझकर अडॉप्ट की है ये जो अप्रोच है आपकी लाइफ में, या ये कुछ ऐसी चीज़ है जो स्वतः है आपके अंदर, नेचुरली ही आपके अंदर ये गुण है कि आप उन लोगों से अच्छा बेहतर लिख पाते हैं, डल और बोरिंग नहीं होता आपका जो काम होता है। जो नॉन स्कॉलरली वर्क या हम ये माने कि नॉन फिक्शनल जो वर्क होता है वो भी डल और बोरिंग नहीं है, तो क्या ये आपके अंदर स्वतः एक गुण है। अम्बर्टो इको, When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they crack them and at the end they put the conclusions. तो कहते हैं कि डिसर्टेशन, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम लिखते हैं, तो उसने कहा कि जब मैं अपनी पीएचडी के दौरान जब मैं डिसर्टेशन लिख रहा था इटली में, तो एक प्रोफेसर ने मुझे बताया था कि विद्वान जो होते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं किसी विषय से और फिर वो उसके बारे में झूठी गणनाएं करते हैं, फिर उनको ठीक करते हैं और एंड में वो अपना कंक्लूजन डालते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्ररी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स। अभी कहते हैं कि लेकिन आपने इसके विपरीत क्या किया, आपने अपनी रिसर्च की पूरी स्टोरी सुनाई है।
आपने अपने वो ट्रायल्स और एरर्स भी इंक्लूड किए हैं कि आपने कितनी बार ट्राई किया, उसमें क्या क्या खामियां रही. एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन एज अ बुक विच मीन ही अप्रिशिएटेड इट. और फिर उसी समय उन्होंने इस चीज़ को पहचाना कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा था, और इसलिए उन्होंने मेरे डिसर्टेशन को एक जो किताब थी एक किताब के रूप में उन्होंने पब्लिश करवाया, और इसका मतलब यही था कि उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया. एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, उस समय जब मैं 22 साल का था, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन. तो मैंने समझ लिया था कि स्कॉलरली जो बुक्स हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने लिखा है. बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, इट मीन्स रिसर्च की पूरी स्टोरी सुना करके. दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट. और यही कारण है कि एक वर्णनात्मक पहलू, ठीक है, नैरेटिव एस्पेक्ट जो है वो मेरे एसेज में रहा है. एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग इन नैरेटिव्स. और शायद यही एक कारण रहा होगा कि मैंने नैरेटिव्स लिखना, इट मीन्स नॉवेल्स लिखना जो है वो काफ़ी लेट शुरू किया था, एट द एज ऑफ 50. कम से कम 50 साल की उम्र में मैंने ये लिखना शुरू किया. मोर और लेस, इससे भी कम या इससे भी ज़्यादा आप ये मान सकते हैं. आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेज was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. I remember, मुझे याद है कि जो मेरे फ्रेंड थे रोलैंड बार्थेज, वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते थे कि वो एक एसेइस्ट हैं और वो एक नॉवलिस्ट नहीं बन पाए. He wanted to do creative writing one day or another. और एक दिन वो कुछ ऐसी क्रिएशन करना चाहते थे, but he died before he could do so. इससे पहले कि वो ये काम कर पाते उनकी डेथ हो गई. आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. लेकिन ऐसी फ्रस्ट्रेशन मुझे कभी फील नहीं हुई. आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट. अचानक से मैंने जो है नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया था. आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड. अब मेरा एक दिन से कोई लेना देना नहीं था कि कोई एक दिन आएगा जब मैं शुरू करूँगा. मुझे टाइम मिला और मैंने लिखना शुरू कर दिया. नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन. और शायद नॉवेल्स ने संभवतः जो है मेरे टेस्ट को सेटिस्फाई किया. मीन्स जो वर्णन करने का जो पहलू होता है, जैसे हम स्टोरी बताते हैं, तो नॉवेल्स में मुझे जो मेरा टेस्ट कंप्लीट हुआ जा कर के. मुकुंद, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, from being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. अब मुकुंद फिर से पूछते हैं कि अगर आपकी नॉवेल्स की बात की जाए तो आप एक फेमस एकेडमिक थे, उसके बाद आप एकदम से हैरान करने वाले तरीके से आप फेमस हो गए द नेम ऑफ द रोज़ के बाद. आपने 5 नॉवेल्स लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारा आपका स्कॉलरली वर्क्स है जो नॉन फिक्शनल है. कम से कम 20 तो होंगे आपने लिखे होंगे. अम्बर्टो इको, तो अम्बर्टो इको जवाब देते हैं ओवर 40 से भी ज़्यादा हैं जो मैंने नॉन फिक्शनल वर्क किए हैं. मुकुंद, ओवर 40 से भी ज़्यादा. Among them is seminal piece of work on semiotics, but ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he is the novelist. Does that bother you? तो ये कहते हैं कि ठीक है, आपने 40 से भी ज़्यादा लिखा है, लेकिन उनके अंदर एक और है, सिमियोटिक्स. इट मीन्स स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स, उनकी मीनिंग, उनको यूज़ करना, चिन्हों की भाषा. ठीक है, आपने ये काम भी किया है. लेकिन अगर लोगों से हम पूछते हैं कि अम्बर्टो इको कौन है, तो वो क्या कहेंगे कि वो तो अच्छा वो नॉवलिस्ट हैं. क्या ये बात आपको चुभती नहीं है? क्या ये आपको बॉदर नहीं करती? Umberto Eco, yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ जो कि फालतू टाइम के अंदर नॉवेल्स लिखता हूँ. इट्स नॉट अ जॉक, ये मजाक नहीं है. आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स. मैं लेखकों और कवियों की मंडली में पार्टिसिपेशन नहीं रखता. मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ, ठीक है, वहाँ जा कर के मैं अटेंड करता हूँ. आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी. इसलिए मैं शिक्षा से संबंधित जो समाज है उसमें मैं अपने आप को अपनी पहचान दर्ज कराता हूँ. बट ओके, इफ़ दे मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, परंतु ये भी ठीक है अगर अधिकतर लोग जिन्होंने मुझे केवल नॉवेल्स से ही जानते हैं, मुझे नॉवेल्स से ही पहचानते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके. लाफ्स एंड श्रग्स, हंसता है और अपने कंधे उचकाता है. आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस. मुझे ये भी पता है कि नॉवेल्स लिख करके मैं काफ़ी पब्लिक तक पहुंच सकता हूं. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सिम्योटिक्स. लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं करता कि मैं सिम्योटिक्स के ऊपर अगर कोई काम करूं, ठीक है, और वो मेरा काम 1 मिलियन रीडर्स तक पहुंच जाए. नहीं, ये उम्मीद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट डिफ़र करता है. हो सकता है उनको ये चीज़ पसंद ना आए. तो मुकुंद, which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel. It's a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology and medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this?
मुकुंद अब पूछते हैं कि मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो यही है कि द नेम ऑफ द रोज़ काफ़ी सीरियस नॉवल है, गंभीर नॉवल है। ये एक प्रकार का डिटेक्टिव, इट मीन्स जासूसी धागा एक तरह से, एक लेवल पर अगर हम देखें, लेकिन ये जा कर के बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, जैसे मेटाफिज़िक्स है। मेटाफिज़िक्स में मीन्स ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रुथ एंड नॉलेज, ठीक है। तो ये मेटाफिज़िक्स भी है इसके अंदर, थियोलॉजी एंड मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें एक तरह से शामिल है, मध्यकालीन इतिहास है, ठीक है, और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो ये सब मिला कर के ये आपका नोवेल है। येट इट इंजॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, फिर भी इसने काफ़ी लोगों को जो है अपनी तरफ मतलब काफ़ी लोगों ने इसको इंजॉय किया है। क्या आप पजल नहीं हुए इन सब से कि मतलब इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, इतने लोग कैसे इंटरेस्ट ले सकते हैं? अम्बर्टो इको, नो, जर्नलिस्ट्स आर पजल्ड। तो अम्बर्टो इको कहते हैं नहीं, पत्रकार पजल होते हैं, एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कई बार पब्लिशर्स होते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज जर्नलिस्ट्स एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्रकार और पब्लिशर्स जो होते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि लोगों को गंदगी पसंद है एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, और उन्हें डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं है, तो इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट, मान लो कि 6 बिलियन पीपल धरती पर रहते हैं, सॉरी ग्रह पर रहते हैं हमारे। द नेम ऑफ द रोज़ सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज़, और नेम ऑफ द रोज़ की जो है 10 से 15 मिलियन कॉपीज़ जो है बिकी हैं, बिक्री में आई हैं। सो यू नो वी आई रीच्ड ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो मैं एक बहुत ही कम परसेंटेज है पाठकों की जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट ईजी एक्सपीरियंसेस। लेकिन यही वो लोग हैं जो कि आसान अनुभव से नहीं गुजरना चाहते, जो डिफ़िकल्ट रीडिंग पसंद करते हैं, और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और या फिर कम से कम ये वो इंसान है जो हमेशा ऐसी चीज़ें नहीं चाहते। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वॉन्ट टू सी ईदर मियामी वाइस और एमरजेंसी रूम। आई इंजॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल डे। आई माई सेल्फ एट 9 PM, मैं खुद 9 बजे के बाद जब डिनर करने के बाद मैं टीवी देखता हूँ तो मुझे दो ये जो नाटक है मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, ये देखना पसंद है, मैं इनको एंजॉय करता हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता है, बट नॉट ऑल डे। लेकिन पूरा टाइम नहीं, मैं पूरा दिन नहीं देख सकता। इट मीन्स कुछ एंटरटेनमेंट का टाइम होता है, उस दौरान मैं इनको देखता हूँ। मुकुंद, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्ट विद अ पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री दैट, क्या आपकी जो सक्सेस रही है इस नॉवल की, इस चीज़ का कोई लेना देना इस चीज़ से है दैट ये पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास को समेटता है? क्या इस कारण से ये फेमस रहा है? अम्बर्टो इको, दैट्स पॉसिबल, ये संभव हो सकता है, बट लेट मी टेल यू, लेकिन मुझे आपको बताने दो अनदर स्टोरी, एक और कहानी, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज़ वाइज मैन, क्योंकि मुझे कहानियाँ सुनाना पसंद है एक चीनी बुद्धिमान इंसान की तरह से। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव्ड माई बुक शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज़ इन अ कंट्री वेयर नोबडी हैज़ सीन अ कैथेड्रल और स्टडीज़ लैटिन। अब उन्होंने क्या कहा था, जो अमेरिकन पब्लिशर थी, कि हालांकि उनको मेरी किताब काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि 3000 से ज़्यादा बिक्री वो कर पाएंगे अपने देश के अंदर इस नॉवल की जो कॉपीज़ हैं। इट मीन्स 3000 से ज़्यादा नहीं बिक पाएंगी, क्योंकि एक ऐसे देश के अंदर जहाँ लोगों ने ना लैटिन पढ़ी है और ना ही जिन्होंने एक बड़े चर्च कैथेड्रल देखे हैं, बड़े बिग चर्चेज़ जो होते हैं। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज़, इसलिए उन्होंने मुझे केवल 3000 कॉपीज़ के एडवांस दे दिए। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द US। लेकिन अंत में जब देखा गया तो 2 से 3 मिलियन जो थी ये प्रतीज़ या कॉपीज़ जो थी वो US में बिकी थी। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मिडिवल पास्ट फार बिफोर माइन, काफ़ी सारी किताबें जो हैं वो मिडिवल पास्ट के बारे में लिखी गई हैं मेरी किताब से पहले। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री। मैं मानता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि शायद सफलता इस किताब की जो रही है वो एक रहस्य है। नॉबडी कैन प्रेडिक्ट इट, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगा सकता कि किताब सक्सेसफुल क्यों रही। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज़ 10 years अर्लियर और 10 years लेटर इट वुडेंट हैव बीन द सेम।
मेरा मानना है कि अगर मैं इस किताब को 10 साल पहले लिखता या 10 साल बाद में लिखता तो शायद ये इतनी सफल नहीं रहती। वाइट वॉकड एट दैट टाइम इज़ अ मिस्ट्री। अब ये इसी टाइम पे क्यों सक्सेसफुल रही, ये एक रहस्य है, मतलब इसका मैं कोई रीज़न नहीं दे सकता, लेकिन शायद आगे 10 साल लिखता या पीछे 10 साल लिखता इसको तो शायद इतना सक्सेसफुल ये नहीं रहती। टाइम बीइंग जो ये सक्सेसफुल रही है इस समय के दौरान, ये एक रहस्य है। तो ये लोग ही समझते हैं कि ऐसा क्यों है, वो उनके अपने व्यूज़ हैं। तो इस तरीके से ये एक इंटरव्यू था जो कि मुकुंद पद्मनाभन जो द हिंदू से थे, उन्होंने अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया है और इसमें इन्होंने बताया कि देखो कैसे इंटरव्यूअर जो होता है वो क्वेश्चंस पुटअप करता है और कैसे आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, फ्री होकर के अम्बर्टो इको ने ये इंटरव्यू दिया है। तो यहाँ पे अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं।